गुड मॉर्निंग। वॉइस आ रही है? ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 9 जो आपका बचा हुआ है। ठीक है, भाग 9 स्थानीय स्वशासन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें पंचायत वगैरह की बात होगी, वो टॉपिक है आपका। पीडीएफ मिल गया सबको? ठीक है, टेलीग्राम पे अपलोड किया था पीडीएफ, उस पे अपना देख लीजिएगा, वो कंप्लीट फॉर्मेट है। वीडियो बंद हो गया सबका? वो तो खैर बंद होना ही है। जेपी, निधि, अनिल, अभिषेक, मनीष, मीनू, आशा, अजय, शुभम। शुभम हो गए, मनीष हो गए, मीनू हो गए, राफिया हो गई, अजय कुमार, शिवरतन, सूरज, महिमा, प्रिया। चलो हम लोग बात करते हैं पार्ट 9 पंचायत। इसमें सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं, देखो 3 लेवल का बोला जाता है। 3 लेवल का सरकार का मतलब क्या होता है? जहां पर 3 स्तरीय सरकार बोला जाता है, इसका मतलब कि एक केंद्र पर सरकार होगी, फिर दूसरे लेवल पे कौन होगी? राज्य पर होगी, और फिर थर्ड लेवल पे कौन? या नगर पालिका। तो इसको हम लोग कहते हैं 3 लेवल की सरकार, 3 लेवल। सेंटर पे केंद्र सरकार है, राज्यों में राज्य की सरकारें हैं, और फिर उन राज्यों में लोकल लेवल पर पंचायत या नगर पालिका है। तो इनको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि गांव स्तर पर सबसे छोटी इकाई जो आपकी है वो पंचायत वगैरह वहां पे संभाल लेते हैं। गांव के लिए देखेंगे तो पंचायत है, शहरों के लिए देखोगे तो नगर पालिका है। मतलब शहर की अगर हम बात करते हैं तो नगर पालिका की बात करते हैं, और गांव लेवल पे अगर ग्रामीण क्षेत्र में बात करते हैं तो हम लोग पंचायतों की बात करते हैं। फायदा क्या हुआ? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि कुछ पावर केंद्र से राज्य की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, और फिर राज्य से कुछ पावर नीचे ट्रांसफर हो जाएगी। तो अगर ये होता है कि स्थानीय स्वशासन का मेन मतलब क्या है, तो ये वाली लाइन मेन है कि स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब वही होता है कि सारी पावर केंद्र में ना रहे, केंद्र से कुछ पावर राज्यों को ट्रांसफर हो जाए और राज्य फिर कुछ अपनी पावर पंचायत वगैरह को दे दे, ताकि वो लोकल लेवल पर काम संभाल सके। जैसे आप जानते हैं, अब गांव लेवल से कोई काम अगर देखना है तो कौन देखेगा? बटे काम उन्हीं को इससे होता है। अब ये थोड़ा ना कि सीएम आकर के देखेंगे उसे। तो इसीलिए वो लोकल लेवल पर एक बनाया गया है बॉडी, जिससे वो छोटे मोटे कामों को देख सके। हाँ, कानून व्यवस्था जो होगा वो नहीं देखेंगे। कानून व्यवस्था जो होती है वो राज्य के अधीन ही होती है। बाकी छोटे मोटे नाली सड़कें बनाना और शांति व्यवस्था बनाए रखना, है ना, स्वच्छता ध्यान रखना, ये सब हर कोई जानता है। गांव से जुड़े हुए हो तुम, सबको पता है कि पंचायत का मतलब क्या है। ठीक है, तो अब ये नहीं कि अपराधियों को सजा देने का काम पंचायत ही करने लग जाए। वो एक्चुअल में जो कानून व्यवस्था है वो राज्यों के अधीन रहनी। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है। इसमें कुछ टॉपिक हैं जो आपके ये मेन हैं जिनको पढ़ना होता है। पंचायती राज वही, पंचायत उससे रिलेटेड। वित्त आयोग, ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या होते हैं? ये इनको फंड प्रोवाइड करते हैं। भाई प्रधान काम कैसे करेंगे?
प्रधानों को पैसा चाहिए होगा ना, वही जो पैसा आता है हर 5 साल के लिए, तो वो पैसा जो प्रोवाइड करना होता है वो कौन करेगा? तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन प्रोवाइड करता है, राज्य वित्त आयोग प्रोवाइड करता है। ठीक है। निर्वाचन आयोग वो है जो इनके इलेक्शन करवाता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनाव करवाता है। ठीक है, केंद्र वाला नहीं करवाता, हर राज्य में ऐसा होता, कमीशन होते हैं वो लोग करवाते हैं ऐसा। नगर पालिकाएं जैसा मैंने बताया कि गांव में अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो पंचायत होगा, और अगर शहर है तो उसमें म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं, नगर पालिकाएं होती हैं, वो शहर में होती हैं। ठीक है ना। बाकी टैक्स वगैरह देखेंगे कि कैसे उसमें लगाया जाता है, और कुछ मेन मेन चीजें हैं इसमें। फिर एक आएगा आपका सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी, 3 मेन है इसमें। एक आपका इसमें इंपॉर्टेंट है ये आपका पंचायती राज, एक आपका इसमें नगर पालिका जो मेन है, और एक तीसरा ग्रुप बनता है सहकारी समिति। तो ये 3 मेन होते हैं, बाकी सब तो छोटे छोटे पॉइंट है जो उनको समझने के लिए। तो डिस्ट्रिक्ट वाला नीचे है ना, जिला प्रशासन, उसमें वो डीएम वगैरह आते हैं। अब स्थानीय स्वशासन में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो 2 समझने के लिए, जैसे एक ग्रामीण क्षेत्र बांटा गया और एक नगरीय क्षेत्र बांटा गया। तो ग्रामीण क्षेत्र में कैसे बांटा गया है? सबसे नीचे आप देखो ग्राम पंचायत है, फिर ग्राम पंचायत के ऊपर कौन होता है? ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक पंचायत आता है ब्लॉक लेवल पर। उससे ऊपर कौन होता है? तो जिला पंचायत होती है, डिस्ट्रिक्ट। तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम देखते हैं तो वो इस तरह से होता है, ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक पंचायत और फिर जिला पंचायत। शहर वाले में देखोगे नगरीय क्षेत्र में तो सबसे छोटे लेवल पे नगर पालिका होती है, उससे ऊपर देखोगे तो नगर पंचायत होती है, और उससे ऊपर जाओगे तो फिर नगर निगम होते हैं। तो एक प्रकार से वही हो गया जिस प्रकार से हमारा जिला पंचायत, और जैसे ब्लॉक पंचायत है वैसा आपका नगर पंचायत है, और जिस प्रकार से ग्राम पंचायत है उस प्रकार से नगर पालिका है। बस अंतर यह है कि वो शहर पर है और वो आपका गांव का है। क्लियर हुआ सबको ये लेवल? गांव में जो लेवल 3 आपके हैं और शहर में जो 3 लेवल है। ठीक है। अगर थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देखें तो इसका उल्लेख हम लोग को पुराने समय में मिलता है, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक डिस्क्रिप्शन है कि पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख हम लोग के ऋग्वेद में है, क्योंकि गांव आप देखो कि गांव का वर्णन था वहां पर एकदम स्टार्टिंग एनिसेंट हिस्ट्री में। वायसराय लॉर्ड मेयो ने भी 1870 में नगर पालिकाओं के बारे में कुछ अवधारणा दी थी। मतलब बहुत पुराना है ये, ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी आजादी के बाद ही ये समझ रहे हैं। इन सब चीजों का जो प्रावधान है वो अंग्रेजों के समय से भी चला आ रहा है, और अंग्रेजों से पहले भी गांव स्तर पर ये चीजें चला करती थी। ठीक है ना। तो ये एक है इंपॉर्टेंट, ये वाला है रिपन प्रस्ताव, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि रिपन, लॉर्ड रिपन जो है 82 में लॉर्ड रिपन ने एक प्रस्ताव दिया था, वायसराय लॉर्ड रिपन ने भारतीय स्वशासन की संस्था का मैग्ना कार्टा, इस प्रस्ताव को कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनता है, किस प्रस्ताव को भारतीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो रिपन ने एक प्रस्ताव दिया था नगर पालिकाओं से संबंधित 1882 में, उसे कहा जाता है। नगर पालिका किससे रिलेटेड है? शहरों से। तो इसने मेन जो है शहर के हिसाब से चीजें समझाई थी कि न्याय पंचायत, जिला स्तर पर जिला बोर्ड, इन सब का प्रस्ताव रखा था। आपको की संस्था का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो रिपन प्रस्ताव 1882 को कहते हैं। ठीक है, ये एक पॉइंट है इसमें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में भी इसका उल्लेख है। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था तो उसमें भी ये चीजें हुई थी। कुछ ऐसी जगह थी जहां पर ये चालू हुआ था, जैसे मद्रास अंग्रेजों के समय, बिहार, बंगाल, असम, पंजाब में पंचायत की स्थापना संबंधी कानून बना दिए गए थे लोकल लेवल पर। तो मतलब आजादी से पहले भी बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो चल रही थी। ठीक है ना। तो 1919 वाले में भी हमको दिख रहा है, और एक आपका रिपन प्रस्ताव जो है ये आपका। तो भारतीय स्वशासन का जो मैग्ना कार्टा है वो रिपन प्रस्ताव, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना आता है। समितियां, ये क्वेश्चन बनते हैं। इसमें 4-5 समिति हैं जो मेन है। एक बलवंत राय मेहता समिति इंपॉर्टेंट होगी, एक अशोक मेहता होगी, एक GV.K. राव है, एक लक्ष्मण सिंघवी समिति है, थुंगन समिति। तो ये कुछ 5 समितियां हैं जो हमारे पंचायतों से रिलेटेड है, जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स है जो इनके लिए पूछे जाते हैं। जैसे पूछा कैसे जाता है हम बता दें। पंचायतों से संबंधित जो 3 स्तर के पंचायत की व्यवस्था थी वो किस समिति का प्रस्ताव था?
3 स्तरीय, तो वो ऑप्शन देंगे आपको 4, अशोक मेहता, ठीक है, बलवंत राय मेहता, ठीक है, जीवीके, इस तरह से ऑप्शन होगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि कौन सी समिति में क्या बात हुई है। देखो, बलवंत राय समिति वो समिति थी जिसने 3 स्तर पे बताया था, जो हमारा चल रहा है कि एक पंचायत गांव स्तर पर होना चाहिए, फिर एक दूसरा ब्लॉक स्तर पर होना चाहिए और तीसरा जिला स्तर पर होना चाहिए। ये बात बलवंत राय ने ही समझाई थी, मतलब बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय बताया था, इन्होंने 3 स्तरीय नहीं बताया था। मतलब बलवंत राय ने 3 स्तर बताया कि 3 होने चाहिए, एक गांव स्तर पर होना चाहिए, एक ब्लॉक पर होना चाहिए, एक जिला पर होना चाहिए। लेकिन अशोक मेहता क्या बता रहे हैं कि 2 स्तर पे होना चाहिए, मंडल पंचायत और जिला परिषद। ये समझाया था हमारे अशोक मेहता ने। और ये कहा था कि मंडल पंचायत वो हो जाएगा जिसमें 15-20 गांव एक साथ आते होंगे, उसको हम एक मंडल पंचायत बोल देंगे। वैसे ये ज्यादा अप्लाई नहीं हो पाया, मेन अप्लाई तो हम लोग का बलवंत राय वाला ही है, 3 स्तर वाला ही चलता है, ठीक है। और इसी को देखते हुए फिर ये जो था जीवीके राव, इन्होंने ये वाला पॉइंट बोला था कि जो भी पंचायत के चुनाव हैं, गांव पंचायत के चुनाव, उनको नियमित रूप से कराया जाए। ऐसा ना हो कि एक बार हो जाए फिर उसके बाद हो ही ना। स्क्रीन स्टॉप है, नहीं चल रही है भाई, स्क्रीन तो चल रही है, ठीक है। तो पहली बार सुझाव जो जीवीके ने दिया, जीवीके राव समिति, इन्होंने ये सुझाव दिया कि जो पंचायत के चुनाव है वो एक नियमित लेवल पर होने चाहिए। भले आप उसको कुछ समय के लिए रख दो, 4 साल या 5 साल, लेकिन उनको नियमित रूप पे कराओ। जैसे आज की डेट में देखें तो 5 साल पे होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा, एक प्रावधान दिया था कि 5 साल का है, लेकिन उन्होंने कहा कि 3 साल से नीचे तो हो ही ना। या अब आपके ऊपर है कि आप 5 साल कराते हैं या 4 साल कराते हैं, लेकिन कम से कम 3 साल, इससे नीचे ना जाए। तो आज की डेट में हम पंचायत देखते हैं तो 5 साल वाला है आपका ग्राम पंचायत, जो फिर चुनाव होता है उसका। तो पहली बार जो पंचायतों के चुनाव से नियमित रूप से कराने की जो संस्था थी वो जीवीके ने कराई थी इन्होंने। सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्यादातर पूछा जाता है वो लक्ष्मीमल सिंघवी वाला है। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली बार संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। क्योंकि ग्राम पंचायतों को उल्लेख तो था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं था इनके पास, मतलब संविधान वाला दर्जा नहीं था। क्यों? आप अगर एक अनुच्छेद जानते हो, अनुच्छेद 40, आपको हमने पीछे पढ़ाया था, अनुच्छेद 40 ये डीपीएसपी का है, ठीक है। जब इसको दोबारा रिवाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 40 में प्रावधान है पंचायतों के गठन का। ये डिस्कस हमने उस समय किया था डीपीएसपी में। तो पंचायतों के गठन से संबंधित जो भी प्रावधान है पंचायत से रिलेटेड, वो पंचायतों के गठन का रिलेशन हमारा अनुच्छेद 40 से है। लेकिन क्योंकि अनुच्छेद 40 डीपीएसपी है, इसलिए ये कंपलसरी नहीं बनाते हैं या नहीं बनाते। बात क्लियर हो रही है? तो ये डीपीएसपी क्योंकि मूल अधिकार में तो था नहीं, तो कोई राज्य बनाए ना बनाए ये इस तरह से चला करता था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा देना था, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन सी कमेटी ऐसी बनी थी जिसके तहत हम लोगों ने देखा कि संवैधानिक दर्जा देने की पहली बार बात की गई थी। तो ये लक्ष्मीमल सिंघवी जब 1986 में बनी थी तो इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, ठीक है ना। और इसी चीज को दोहराया पीके थुंगन ने अगले साल जब ये बना, तो इन्होंने भी वही बात कही कि हाँ, लक्ष्मीमल सिंघवी जो कह रहे हैं वो सही है, हमें सभी पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा देना चाहिए, संविधान के अंतर्गत उसको रखना चाहिए, और राज्यों को कोशिश करनी चाहिए कि प्रायोरिटी लेवल पर पंचायतों का गठन करें और उनको जो भी सुविधाएं चाहिए, जो भी उनको पैसा चाहिए, जो भी उनको मतलब हेल्प चाहिए, वो राज्य सरकार उनको प्रोवाइड करे। तो इस तरह की कुछ मेन चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें जो 3 स्तर की बात की गई थी पंचायत की, वो कौन सी कमेटी थी? तो बलवंत राय मेहता समिति थी। कब बनी थी? 1957 में। जो अशोक मेहता समिति थी उसने 1977 में बना था, और इसने किस बात की थी? 2 लेवल की बात की थी। जीवीके ने क्या बात की थी कि जो भी पंचायत के चुनाव हैं वो नियमित रूप से होने चाहिए। लक्ष्मण सिंघवी ने क्या बात की कि जो पंचायतें हैं उनको संवैधानिक दर्जा दे देना चाहिए, ठीक है, और जो भी हेल्प बने वो राज्य उसको दे। 5वां जो पीके थुंगन था 1988 वाला, इसने भी वही बात दोहराई जो लक्ष्मण सिंघवी की थी कि इनको संवैधानिक दर्जा हो, लेकिन इन्होंने कुछ और भी आगे बात करी, जैसे महिलाओं को आरक्षण देना, एससी एसटी ओबीसी को आरक्षण दिया जाए, प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग बनाया जाए, इसकी सिफारिश की थी। वो वित्त आयोग ऐसा हो जो इनको पैसा दे सके, ठीक है, और पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष। तो ये लगभग ये सारे प्रावधान लक्ष्मण सिंघवी में थे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण सिंघवी समिति में नहीं था, ये प्रावधान इनकी समिति में थे।
और उसी चीजों को पीगे थुंगन ने भी दोहराया था। तो अगर हम देखें कि आज की डेट में किसके सिफारिशों को माना गया है पंचायत के गठन में, तो आप अगर ध्यान देना तो दो कमेटी को ज्यादा माना गया है। आप अगर ध्यान दें तो दो कमेटी को ज्यादा माना गया है, एक लक्ष्मीलाल सिंघवी को माना गया है और एक इनको, क्योंकि सारे प्रावधान वही दिखते हैं। संवैधानिक दर्जा मिल चुका है हमें, ठीक है, वित्त आयोग बनाया जा चुका है, महिलाओं को आरक्षण है, कार्यकाल 5 वर्ष है। तो ये दो कमेटी है जिनके मेन मेन प्रावधानों को माना गया। क्या गांव पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण है या नहीं है? कितने परसेंट है, कौन बताएगा? कितने परसेंट का आरक्षण दिया गया है? महिलाओं को सीटों में कितने परसेंट का आरक्षण है? 33। ज्योति कर 35%, 35 नहीं है, 33% है, 1/3, 33% है, 33%, 1/3 कहते हैं। मतलब जितनी टोटल सीट होगी गांव पंचायत वगैरह में, उसमें 1/3 सीटें जो है वो महिलाओं के लिए। कई राज्य तो अब उसको 50% कर रहे हैं भाई, कई सारे राज्यों ने उसको 50% तक बढ़ा दिया है, 50% तक कर दिया है, ठीक है। तो पहले प्रावधान इतना किया गया था। क्लियर हुआ सबको? तो पहला हमने समझ लिया, बलवंत राय मेहता। अच्छा, इस बलवंत राय मेहता समिति की अगर बात करोगे ना, थोड़ा सा ध्यान देना ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए, क्यों क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये 1957 में बना था। और आप जरा एक डेट देखो, 2 अक्टूबर 1959। सबसे पहले जो पंचायती राज शुरू किया गया था वो राजस्थान में। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद रखना होगा कि राजस्थान के नागौर जिला में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत का उद्घाटन किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के लिए। क्वेश्चन कैसे पूछता है कि कौन से राज्य में या कौन सा जिला, दोनों पूछा जा सकता है कि सबसे पहले पंचायती राज का गठन किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को ये गठन हो गया था राजस्थान के नागौर जिले में। और किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। कितने स्तर का था? 3 स्तर था, वही गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर, ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे सब में आ गया। अब देखो, आंध्र प्रदेश में शुरू हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। तो मेन क्वेश्चन जो आता है वो पहले को पूछा जाता है, पहला कहां पे शुरू हुआ था। बाकी तो आपको याद करने के लिए पीडीएफ में है, वो याद कर लेना। आपको पहला याद रखना है कि पहला 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पंचायती राज का गठन किया। क्लियर है? और ये 3 स्तरीय व्यवस्था थी, क्योंकि बलवंत राय मेहता ने पहले इसका सुझाव दिया था। ये बात हमने उस समय भी थोड़ा बहुत किया था, डीपीएसपी जब पढ़ाया था, ठीक है। तो उस समय ये अनुच्छेद 40 में इसका डिस्कस किया था हमने, ठीक है ना। चलिए, अब आपसे क्वेश्चन है, सबसे पहले किस कमेटी ने ये बात की थी, सिफारिश की थी कि पंचायत को संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए? आप इन 5 कमेटी में से उस कमेटी का नाम बताएं। इसकी थी कि ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। कौन सी कमेटी ने सबसे पहले इस चीज की सिफारिश की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले लक्ष्मीमल सिंघवी ने की थी, वेरी गुड। अच्छा, 3 स्तरीय पंचायत बनाने का सुझाव किसने दिया था? 3 स्तर का पंचायती बनाने का सुझाव किसने दिया था? 3 स्तर का बलवंत राय मेहता, ठीक है। 2 स्तर बनाने का, 2 स्तर बनाने का अशोक मेहता, ठीक है, अशोक मेहता। तो ये मेन मेन पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अच्छा, आप हमें वो आर्टिकल बताइए जिस आर्टिकल में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य पंचायतों का गठन करेंगे। अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 किसमें आता है? मूल अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य, डीपीएसपी में आता है। चलो, इतना कंप्लीट है, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब आते हैं मेन अपने टॉपिक पर। दर्जा वगैरह सब मिल गया। हुआ क्या था, अब जरा इस डेट समझो। लक्ष्मीमल सिंघवी की जो कमेटी बनी थी वो 1986 में बनी थी, और थुंगन समिति 1988 में बनी थी। दोनों ने संवैधानिक दर्जा की बात की थी। सरकार चल रही थी राजीव गांधी की, कांग्रेस की सरकार चल रही थी इस समय। तो राजीव गांधी जी ने एक मतलब सोचा कि हम इसके मामले में कुछ करें।
तो वो एक संशोधन लेके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में आता है। तो राजीव गांधी जो थे 1989 में, इन्होंने क्या किया कि जो लक्ष्मीमल सिंघवी थी और पीके थुंगल समिति, जिन्होंने दोनों ने संवैधानिक दर्जे की बात की थी, एक 64वां संविधान संशोधन लेकर आए। 64, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। 64वां संविधान संशोधन लेकर आए राजीव गांधी। वो इसलिए लेकर आए कि पंचायतों को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया जाए, लेकिन लोकसभा ने तो पास कर दिया, बट राज्यसभा ने पास ही नहीं किया। तो राज्यसभा ने इसको पास नहीं किया, जिसकी वजह से ये संशोधन विधेयक खत्म हो गया और कानून नहीं बन पाया। इसलिए आप जब पंचायत का पढ़ते हैं तो आप 73वां पढ़ते हैं, बट ऐसा नहीं है कि केवल 73वां संशोधन ही हुआ था। 64वां कोशिश किया था राजीव गांधी जी ने, लेकिन राज्यसभा से पारित न होने की वजह से वो ऐसा नहीं हो पाया। तो क्वेश्चन बनता है कि 73वें संविधान संशोधन से पहले कौन सा ऐसा संशोधन हुआ था जिससे कोशिश की गई थी कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा मिले, बट वो अमल में नहीं आ पाया। तो वो है 64वां संविधान संशोधन, जो राजीव गांधी जी के समय में 1989 में किया गया था, लेकिन क्योंकि राज्यसभा ने पास नहीं किया, इस वजह से ये अप्लाई नहीं हो पाया था और ये रिजेक्ट हो गया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि 64वां संविधान संशोधन था, लेकिन ये रिजेक्ट हो गया। तब जब ये रिजेक्ट हो गया, तो अब कौन सी ऐसी गवर्नमेंट आई जिसने इसको पूरा अप्लाई कराया? तो वो सरकार आई पीवी नरसिम्हा राव की। जब राजीव गांधी की सरकार चली गई और हमारे प्रधानमंत्री बने पीवी नरसिम्हा राव, तो पीवी नरसिम्हा राव 1992 में एक संशोधन लेकर आए, 73वां संशोधन। इसलिए आपने अगर पढ़ा होगा तो हमने आपको बताया था 73वें संशोधन के तहत अनुसूची 9 जोड़ी गई थी, याद है? अनुसूची कह रहे हैं, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और पार्ट 9वां जोड़ा गया था, भाग 9 और शेड्यूल 11वां वो जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये 1992, ध्यान रखिएगा। तो 73वां संशोधन, 2 संशोधन आपको ज्यादा ध्यान रखने हैं, एक 73वां और एक 74वां। 73वां किससे रिलेटेड है? पंचायत से, ग्राम पंचायत। और 74 वाला किससे है? नगर पालिका। ठीक है ना, तो नगर पालिका से रिलेटेड है 74 वाला, और 73वां है पंचायत का। दोनों आए कब थे? 1992 में, लेकिन लागू नहीं हुए हैं, लागू अगले साल हुए थे, हम बताते हैं अभी आप। तो पीवी, ये भी ध्यान रखना है कि 73वां संशोधन किसके समय में आया? नरसिम्हा राव। प्रधानमंत्री कौन है? नरसिम्हा राव। लेकिन ये लागू कब हुआ पूरे देश में? ध्यान रखिएगा ये डेट। संशोधन 1992 में आया है, लेकिन ये जो लागू हुआ है वो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ है। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ है पूरे देश में। हेलो, ठीक है। कोई हमें बता सकता है कि राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? ममता, 24 सितंबर, 24 अप्रैल, 2 अक्टूबर। मतलब जितने यहाँ पे नाम आए सब आ गए हैं तुम लोग के। 2 अक्टूबर आया था तो 2 अक्टूबर भी आंसर हो गया, 24 सितंबर हो गया, 24 अप्रैल भी हो गया। जिस दिन ये लागू हुआ है उसी दिन ये मनाया जाता है। जिस दिन 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ है देश में, वही दिन है पंचायत दिवस। इसका मतलब आंसर है 24 अप्रैल। क्योंकि जो 73वां संशोधन है पूरे देश में 24 अप्रैल को लागू हुआ था। समझ में आई बात? तो याद रखिएगा, जिस दिन ये लागू हुआ है संशोधन 73वां वाला, उसी दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायत दिवस। समझ में आई बात सबको? तो 73वां संशोधन से हमने पंचायत के बारे में समझा, 73rd जो अमेंडमेंट हुआ, क्लियर है। लेकिन ये लागू कब हुआ? 1993 में, 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है।
चले कुछ बातें करते हैं 73वें संशोधन की। इस संशोधन में कहा क्या गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 73वां संशोधन, 73 और 74 दोनों इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए। सबसे पहला काम संवैधानिक स्तर पर प्रदान किया गया, ठीक है। भाग 9 जोड़ा गया और भाग 9 में 16 नए अनुच्छेद जोड़े गए। कितने अनुच्छेद? 16। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक आप जोड़िए, 16 अनुच्छेद हो जाएंगे। 243 अलग रखो, फिर ABCD करके, तो ABCD के करोगे तो O तक तो 15 होता है, O का 15 होता है, और 243 एक अलग से है, 16 हो गए टोटल। भाई ABCDEFGHIJ करके O तक आपका कितना हुआ? 15, और 243 खुद है, तो टोटल 16 अनुच्छेद जोड़े गए और भाग 9 को जोड़ा गया जो पंचायत से रिलेटेड था। एक अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, और उस अनुसूची में कितने विषय थे? 29 विषय थे। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये पूरा याद होना चाहिए। क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया था, तो हम कहेंगे पार्ट 9 जोड़ा गया, ठीक। 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 243 से 243 ओ तक। इसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल, और उस 11वीं अनुसूची में 29 विषय। इतनी सारी बातें हमारी की गई 73वें संविधान संशोधन में। कब हुआ था संशोधन? 1992 में। सरकार किसकी थी? PV नरसिम्हा राव। लेकिन ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को। इतनी बातें आपको क्लियर हो। चलिए, छोटा छोटा एक छोटी छोटी बातें हैं वो आपको ध्यान रखनी है आर्टिकल्स में। बहुत ज्यादा आर्टिकल तो याद करने की जरूरत नहीं होती कि 16 याद करें, लेकिन हाँ कुछ मेन है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले अगर 243 की बात करें तो आर्टिकल 243 में क्या बात हुई है? परिभाषा, डेफिनेशन दी गई है। जैसे ग्राम सभा क्या होता है, तो इसमें ग्राम सभा की ही परिभाषा दी गई है 243 में कि ग्राम सभा हम किसे कहते हैं। तो ग्राम सभा में ये क्या लिखा गया है यहाँ पर कि गांव की जो मतदाता सूची होती है उसमें जितने लोग पंजीकृत हैं, गांव की जो मतदाता सूची है उसमें जितने लोग पंजीकृत हैं उनके पूरे समूह को ही ग्राम सभा कहा जाता है। ये आपके आर्टिकल में डिफाइन है 243 में, 243 में। तो पंचायत से रिलेटेड जितनी भी परिभाषाएं हैं वो सब हमारे आर्टिकल 243 में, जिसमें से एक आपकी ग्राम सभा की भी डेफिनेशन दी गई है। 243 में क्या बताया गया है? इनकी शक्तियां बताई गई हैं कि इनकी शक्तियां क्या हैं, क्या कार्य क्षेत्र इनका। 243 में ए में, 243 में परिभाषा है, 243 ए में शक्तियां हैं। 243 बी गठन है, पंचायतों का गठन, मतलब वह तो 3 लेवल पे गठन होता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायतों का जो गठन है वो हमें कैसे पता चलता है और कितने स्तर का है, तो ये हमें आर्टिकल 243 बी से पता चलता है, जो ये बताता है कि पंचायत 3 लेवल के होंगे। वही बताता है कि गांव लेवल पर होगा, फिर मध्यवर्ती यानी कि ऊपर होगा ब्लॉक स्तर पर, और फिर होगा एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा उस राज्य में 2 ही देखो, एक था क्या था आपका? जिला था, और एक कौन था? ब्लॉक था, और एक कौन था? गांव था। 3 स्तर है। लेकिन ये जो ब्लॉक स्तर है ना, मिडल वाला, ये उस राज्य में नहीं होगा जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम हो। मतलब ये ब्लॉक स्तर का होने का तभी है जब उस राज्य की जनसंख्या 20 लाख से ज्यादा होगी। तो अब हमें तो नहीं लगता कि कोई भी राज्य ऐसा इस समय है कि जो 20 लाख से कम की जनसंख्या रखता हो। कुछ समय तो चलो मानते हैं कि उस समय होगा भी, लेकिन आज के डेट में तो लगभग राज्य 20 लाख से ज्यादा ही होंगे। तो ये लेकिन प्रावधान था, क्या प्रावधान था कि अगर कोई ऐसा राज्य जिसमें जनसंख्या 20 लाख से कम है तो हम ब्लॉक स्तर का नहीं बनाएंगे, 2 ही स्तर पे काम चल जाएगा, एक नीचे गांव स्तर रहेगा, फिर वो जिला स्तर पे चलेगा। तो ये बातें की गई थी। ये सब किस में बताया जा रहा है? 243 बी में बताया जा रहा है, पंचायतों के गठन से संबंधित। 243 सी में क्या बताया जा रहा है? संरचना। संरचना मतलब कौन कौन होगा गांव पंचायत में, कौन कौन होगा, मतलब जैसे सरपंच वगैरह है ना, कि जो निर्वाचित होंगे तो वो लोग कौन कौन कितने व्यक्ति होंगे, एक सरपंच होगा या फिर बाकी सब होंगे। तो जैसे आप गांव में देखे होगे ना कि वार्ड बनते हैं, आप लोग के भी गांव में भी जब होता होगा तो वार्ड डिफाइन होता होगा ना,
आप किसी न किसी वार्ड में आते होंगे, तो जैसे कोई गांव होगा तो उसमें 10 वार्ड, चलो आप बताइए कितने वार्ड मैक्सिमम बनते हैं, कौन बताएगा? मैक्सिमम कितने वार्ड बनते हैं जब एक ग्राम सभा एक बनाई जाती है, तो उसमें मैक्सिमम कितने वार्ड बनते हैं? 10 से अधिक, 15 से 17, 15, अच्छा 14। देखो अभी आज के अगर सिनेरियो बताए ना, तो ये 10 से 20 के बीच में है, ठीक है। मतलब एक प्रकार से मैक्सिमम समझ सकते हो तो 20 समझ सकते हो मैक्सिमम, 20 से नीचे ही है, 20 से ऊपर नहीं है बात। यूपी में, यूपी में तो 15 से भी ऊपर रेयर ही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें अपने उसके, तो लगभग 15 तक है, ठीक है ना, यूपी में। हाँ, ये 20 तक देखने को मिलता है आपको उधर छत्तीसगढ़ साइड। मतलब उन लोगों ने एक अधिनियम पारित किया था छत्तीसगढ़ राज्य ने, तब ये देखने को मिलता है बाढ़। तो हम एक अंदाजा आपको बता दें कि 10 से 20 के बीच होता है ना। तो मैक्सिमम एक प्रकार से आज की डेट में 20 है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में लगभग 15 रखा जाता है, ठीक है। इससे ज्यादा जहां तक नहीं रखते, अब किसी में है तो अलग बात है, लेकिन जनरली यूपी में 15 है वार्ड, ठीक है। तो ये चीजें हैं, और इसी के हिसाब से आपका सिलेक्ट होता है, वार्ड के हिसाब से ही, ठीक है, सदस्य लोग बनाए जाते हैं ना। तो वही पॉइंट कह रहे हैं हम कि संरचना का मतलब यही है कि ये जो ग्राम सभा बनेगी या जो पंचायत होगा, इसमें जो सरपंच होंगे तो कितने सरपंच होंगे, कितने प्रधान रखे जाएंगे, कौन कौन इसमें शामिल होगा, इसी को संरचना कहते हैं। तो ये हमें कहां से पता चलता है? 243C से पता चलता है, ठीक है ना। और जो चुनाव है इनका, ये जो प्रधान का चुनाव होगा या जो सदस्यों का चुनाव होगा, वो कौन करवाएगा? तो ये राज्य सरकार निर्णय लेती है, यानी कि केंद्र का मामला नहीं है, ये राज्य का मामला है। ध्यान रखिएगा, पंचायत से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, ये सारे मामले राज्य के होते हैं, ठीक है। ये राज्य सरकार के मामले होते हैं, ये केंद्र सरकार के मामले में नहीं आता, ये राज्य सरकार के मामले में आता है। तो 243 में परिभाषा है, 243A में उनकी शक्तियां हैं, 243B में उनका गठन है कि कितने स्तर पे बनेगा, और 243C में संरचना है कि उसमें होगा कौन कौन, कितने मेंबर होंगे या कितने वार्ड में उसको बांटा जाएगा, ये सब है। चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। संविधान में जो शेड्यूल 7वां है, जिस 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। आपको बताना है कि पंचायती राज इन तीनों में से कौन सी सूची में है? संघ सूची में है, राज्य में है या समवर्ती में? ये कौन सी राज्य? संघ सूची में आता है, राज्य सूची में आता है या फिर समवर्ती में आता है? राफिया समवर्ती, जयप्रकाश राज्य, ममता राज्य, अभिषेक राज्य सूची, राज्य, राज्य वाले लिस्ट में आता है, ठीक है। अरे अभी अभी नहीं बता दिए, तुम लोग क्या हो, अभी थोड़ी देर पहले ही तो समझाए हैं कि पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सरकार का विषय है। तो कौन सी लिस्ट में आएगा? राज्य की लिस्ट में आएगा, राज्य सूची में आएगा, ठीक है ना। तो ये बात हो गई क्लियर। तो जो तीनों लिस्ट है वो हमारे किस पे है? 7वें शेड्यूल में है। ये मत कर देना कि 11वें लिस्ट में है। 11वें अनुसूची में पंचायत से रिलेटेड है। 7वीं शेड्यूल में तीनों लिस्ट है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको किसी भी प्रकार से। तो आई होप कि आपको कुछ चीजें समझ में आ गई। देखो ये वाला टॉपिक बढ़िया से पढ़ लो, बताए कौन सा? पंचायत वाला, ग्राम पंचायत। नगर पालिका सेम ऐसा ही है, बिल्कुल सेम है, बस केवल आर्टिकल बदलेंगे और जहां गांव लिखा है वहां वो शहर हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं चेंज होने वाला, सब कुछ वैसा ही चलेगा। उनका 3 स्तर चलेगा, उनकी संरचना वैसी चलेगी, फिर उनके में जो पावर दी जाएगी वो भी शहर के हिसाब से दी जाएगी। तो अगर आपको पंचायत वाला पॉइंट क्लियर है, ये वाला, तो नगर पालिका अपने आप तैयार हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है।
तो पंचायती राज में हम लोगों ने देखा कि जल्दी जल्दी सब लोग सामने आओ, कुछ पूछते जाएं। सामने आओ तभी पूछेंगे भाई, फिर बंद कर लेना, थोड़ी देर के लिए सामने आओ। आओ मुस्कुराते हुए आओ सब लोग। वाह बहुत बढ़िया, देखो कितने सुंदर सुंदर चेहरे हैं। तब भी ना आएंगे सब सामने, तब भी ना आएंगे। ये सब एकदम चट्टान हो गए हैं, बिल्कुल पत्थर हो जैसे, हिलाते रहो ना तब भी ना उठेंगे इधर उधर ये सब। क्या बढ़िया धूप निकली है, ऊपर बैठो आराम से, देखो सब बैठे हैं धूप में ही हैं। चलो आगे क्या सब सामने, राहुल, पुष्पा, सूरज, रक्षा शंकर, आशीष, निधि। चलिए बताइएगा, जब तक अब गायब ना हो जाना, अभी जब तक क्वेश्चन पूछ रहे हैं सामने रहना, समझ गए ना। हाँ 2 मिनट के लिए सामने आते हैं, तुमसे बढ़िया तो नए वाले बच्चे हैं, कम से कम अपना डेटा तो खर्च करते रहते हैं। जी बताएंगे आप लोग, जो पंचायती राज है या पंचायत से रिलेटेड पॉइंट्स है वो कौन से संशोधन से ऐड किए गए। संवैधानिक दर्जा जो दिया गया पंचायत को, वो कौन से 73वां दिया गया था, किसकी सरकार चल रही थी। किसकी सरकार चल रही थी जब ये 73वां संशोधन हुआ था। पीवी नरसिम्हा राव, मोरारजी, भाई देखो, देखो मोरारजी देसाई आ रहे हैं। ये तुम लोग एकदम में खत्म हो। नरसिम्हा राव, मतलब बताने के बाद भी कुछ दिमाग में नहीं जाता क्या। अभी कितनी बार बोले कि राजीव गांधी थे, राजीव गांधी खत्म हुए, उसके बाद नरसिम्हा राव की सरकार आई है, उनकी सरकार चल रही थी। चलो ठीक, वेरी गुड। बताएं कौन सा शेड्यूल ऐड किया गया था, 73वें संशोधन से कौन सा शेड्यूल ऐड हुआ है। 11वां शेड्यूल ऐड हुआ है। कितने विषय हैं इसमें, पंचायत से संबंधित कितने विषय हैं, सब्जेक्ट कितने हैं। 29। कितने सब्जेक्ट हैं, 29 है, वेरी गुड। कितने अनुच्छेद ऐड किए गए, 16। कहां से कहां तक, वो 16 अनुच्छेद कहां से कहां तक है। 243 से 243 ओ, उसको ओ पढ़ेंगे, ठीक है ना, ABCD से रिलेटेड ओ है वो। क्लियर। चलिए आप जल्दी से बताएंगे कि जो पंचायत से रिलेटेड संरचना है, स्ट्रक्चर, जो गांव पंचायत की स्ट्रक्चर है वो कौन से आर्टिकल में, स्ट्रक्चर संरचना किसमें है, किस आर्टिकल में संरचना की बात हुई है। 234C। अरे ज्योति तुम्हारी टाइपिंग है हमेशा गड़बड़ हो रही है, 243 है वो, 243 है, ठंडी लग गई है तुम्हें। 243C, ठीक है। गठन की जो बात हुई है, पंचायत से रिलेटेड जो गठन है, कि जो कितने स्तर पे वो बनेगा, वो कौन से में है, 243B। 243B में गठन की बात हुई है, ठीक है, वेरी गुड, ओके कंप्लीट। वो कौन सा संविधान संशोधन था जो 73वें संविधान संशोधन से पहले आया था, पंचायत से रिलेटेड, लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, मतलब वो अमल में नहीं ला पाया और कानून नहीं बन पाया। कौन सा संशोधन था, 64वां था, ठीक है। चलो तेज हो तुम लोग, कभी कभी गड़बड़ कर देते हो। राज्य की वो जनसंख्या बताइए जिससे कम होने पर मध्य स्तर का पंचायत का गठन नहीं होगा। कितनी जनसंख्या पे रखा गया कि उससे अगर कम है तो मध्य स्तर का गठन नहीं होगा। 20 लाख, अगर उस राज्य में 20 लाख का है तो फिर मिडल वाला नहीं होगा, ठीक है ना, 2 ही स्तर पे होगा, फिर 3 स्तर। किस आर्टिकल में पंचायत के 3 स्तर पर होने की बात की गई है, किस आर्टिकल में पंचायत के 3 स्तर पर होने की बात की गई है।
फंस गए, फंस गए ना। बस खाली सेंटेंस चेंज करो, बस उसके बाद तो सब खत्म। अरे जिसमें गठन की बात की गई होगी उसी में बात की जाएगी। जिस आर्टिकल में पंचायत के गठन की बात की जाएगी उसी में बात की जाएगी कितने लेवल की है। 243B गठन का मतलब ही यही होता है कि किस लेवल से किस लेवल तक बनाना है, उसी का मतलब ही गठन होता है। सही हो तुम लोग बेटा, सही है। वो सेंटेंस आ जाए जो लिखा है तब तो ठीक है, और जरा भी इधर उधर हुआ तो बस सर खत्म है सर सब। चले तो यहां तक आपने समझा। आगे देखते हैं, अब कुछ आर्टिकल्स सी तक आपने देख लिया। अब आगे देखिए कि क्या क्या बात हुई है। ठीक है, पंचायतों में जो आरक्षण है, जो भी आरक्षण आज आप देख रहे हैं उसमें वो 243D में है। अगला वाला जो आर्टिकल है उसमें आरक्षण की बात हुई है। महिलाओं को 33% आरक्षण, SC ST को आरक्षण। ठीक है ना, तो जो भी आरक्षण की बात हुई है वो 243D में है, ध्यान रखिएगा इसमें। अच्छा, शुरुआत में ओबीसी को नहीं था, शुरुआत में ओबीसी को आरक्षण नहीं था इस आर्टिकल में। तो ये जो राज्य सरकार थी उसने प्रावधान किया, मतलब राज्य सरकार ने फिर प्रावधान करके आरक्षण दिया था ओबीसी को। नहीं तो पहले ये केवल जो आर्टिकल था 243D केवल महिलाओं को था और SC ST को वगैरह को था 33%। ठीक है। हाँ, अम्बेडकर जी पंचायती राज के खिलाफ थे, ठीक है ना, वो खिलाफ थे। चलिए आगे देखते हैं इसमें हम लोग। पंचायतों का कार्यकाल अगर हम बात करें 243E, कितने साल का कार्यकाल होता है? 5 साल। एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्या 5 साल से पहले पंचायत को विघटित किया जा सकता है? 5 साल पूरा होने से पहले क्या उसको हम लोग विघटित कर सकते हैं? पिंकी कर नहीं, पुष्पा यस, ज्योति कर सकते हैं, कर सकते हैं। तुम लोग काहे के गांव में रहते हो भाई? तुम लोग को कुछ मालूम है नहीं है यार, पता नहीं कौन से पंचायत के उसमें चलते हो खाली बस। उसकी जगह पर उसी की गवर्नमेंट के कुछ लोगों को बैठाया जा सकता है, विघटित किया जा सकता है। 5 साल से पहले पंचायत को विघटित किया जा सकता है, बट ध्यान रखिएगा दूसरे पॉइंट, विघटित तो कर सकते हैं, 6 महीने के अंदर पुनर्गठन हो जाना चाहिए। जिस समय आप उसका विघटन कर रहे हैं पंचायत का, गांव पंचायत का, 6 महीने के अंदर उसका पुनर्गठन हो जाना चाहिए। क्लियर है? दूसरा, जो नया पंचायत बनेगा यानी कि जो नया चुना जाएगा वो अगले 5 साल के लिए नहीं होगा। अगर ये जो विघटन हुआ है 5 साल से पहले अगर हो गया है, मान लो 3 साल हुआ था अभी और विघटन हो गया, तो 2 साल के लिए ही फिर वो बनेगा जो नया वाला होगा। ठीक है, मतलब पूरे 5 साल के लिए नया नहीं आएगा, वो उस समय के लिए आएगा। दूसरा, 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव हो जाना चाहिए अगर वो विघटन हुआ है तो। तीसरा पॉइंट, अगर ये 5 साल होने में 6 महीने से कम समय रह गया है, सपोज करिए कि 4 साल पूरे हो गए थे और 5वां साल भी कंप्लीट होने वाला था, यानी केवल 2 या 3 महीने बचे थे और उसके पहले ही विघटन हो गया है, ठीक है ना, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है। तो चुनाव कराने की जरूरत नहीं है इस समय। क्यों? अलग से बर्डन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फिर वो कोशिश करेंगे कि इसी तरह चल जाए और फिर जो 5 साल पूरे होने वाले हैं तो हम उसको कंप्लीट करें। तो वैसे तो कार्यकाल 5 साल है, लेकिन इसके पहले विघटित हो सकता है, और विघटित हुआ तो 6 महीने के अंदर उसका चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन अगर ये 6 महीने से कम का समय बचा हुआ है, मतलब कंप्लीट होने में पूरा, तो कोशिश की जाती है कि वो नए चुनाव न कराए जाए। ये सब प्रावधान आपके आर्टिकल 243E में है। अब ये कितना अप्लाई होता है ये अलग बात है, लेकिन ये सब है, प्रावधान है आर्टिकल में। ठीक है ना? देखो 5 वर्ष है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी विघटन हो सकता है। ठीक है, 5 वर्ष से पहले अगर विघटन होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव करना अनिवार्य है। लेकिन यदि विघटन के समय कार्यकाल 6 माह से कम बचा है तो नए चुनाव कराना अनिवार्य नहीं है। विघटन के उपरांत पुनः निर्वाचन की स्थिति में नए पंचायत की अवधि शेष समय के लिए होगी, ना कि 5 वर्षों के लिए। वही हमने जो समझाया कि वैसे तो इसका कार्यकाल 5 साल के लिए, लेकिन पहले विघटन हो सकता है, और जैसे विघटन होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर वो करना होगा। ठीक है ना? अब ये राज्य सरकार के ऊपर है। देखो हमने बताया ना
कि ये पूरी चीजें करने की पावर राज्य सरकार को दी गई है। जो राज्य का विधानमंडल है ना, विधानसभा, इनके पास पावर है, इनको एक पावर दी गई है कि ये अगर कोई भी कानून बनाना चाहे इससे रिलेटेड तो बना सकते हैं। रीजन, पंचायती राज राज्य सरकार का विषय है, वो राज्य सूची का विषय है, और क्योंकि ये मूल अधिकार नहीं है, ये डीपीएसपी का पार्ट, पंचायती गठन, इस वजह से ये मान्य होता है। ये जो भी कानून बनाएंगे वो मान्य होता है, उस चीज को ये प्रावधान कर सकते हैं। इसलिए कई जगह आपको देखने को मिलता है कि कुछ नॉर्मल टाइम के लिए बना दिए जाते हैं समथिंग, क्योंकि ये राज्य सरकार के अधीन रहता है, वो इन चीजों में काम कर सकता है। लेकिन हाँ, अनुच्छेद की बात करोगे तो अनुच्छेद में इस तरह का प्रावधान बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये हमने देखा आर्टिकल 243 में। तो दो तीन चीजें एक साथ चल रही है ना, आपको संवैधानिक दर्जा भी दिया गया है, लेकिन ये डीपीएसपी का भी पार्ट है। अनुच्छेद 40 में ये चीज कही गई है, अनुच्छेद शेड्यूल 7 में ये पावर राज्य सरकार को भी दी गई है। तो कई सारी चीजें चलती हैं एक साथ, तो राज्य सरकार जैसा उचित समझती है वो करती है, ठीक है। योग्यताएं देखें, अगर योग्यताएं कह रहे हैं अयोग्य घोषित करना, तो अगला वाला देखो, ई में बात हुई है कार्यकाल, एफ में बात हुई है अयोग्य कैसे इसको किया जाएगा। तो अयोग्य ऐसे निर्धारित नहीं कर सकते। आप लोग भी देखे होंगे, कई बार पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत का प्रधान का, तो बवाल हो जाता है, लोग कहते हैं भैया इन्होंने गलत फॉर्म भरा, इन्होंने ये किया, इन्होंने तो सही किया नहीं है। तो इसके लिए आप नहीं कुछ करेंगे, ये काम राज्य के विधानमंडल का है। वो जिस भी अधिकारी को नियुक्त करेंगे वो तय करेंगे कि भाई वो अयोग्य क्यों है, वो जांच करेंगे कि क्या है, इन्होंने सारे मानक पूरे किए थे या नहीं किए थे फॉर्म भरते समय। तो ये बातें किस में हो रही है, 243 एफ में हो रही है, 243 एफ में ये बात हो रही है। और ये कौन निर्धारण करेगा, तो राज्य का विधानमंडल। विधानमंडल कौन, मतलब विधानसभा, और विधानसभा या विधान परिषद जो भी हो, तो ये इन लोग के पास होगा। अब ये लोग किसी एक अधिकारी को नियुक्त कर देते हैं, वो अधिकारी नियुक्त हो जाता है, वो कहता है भाई जाओ अपना देखो, तो अपना वो अपने लेवल से वो करता है फिर, ठीक है। चलिए अगला आर्टिकल कौन सा है, जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अभी याद कर लो, इंपॉर्टेंट जी। ये क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है, क्यों कैसे बनता है आपको बताइए। क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, पंचायत से रिलेटेड जो 29 विषय हैं, पंचायत से रिलेटेड जो 29 विषय है उसका उल्लेख किस आर्टिकल में देखने को मिलता है। जब आर्टिकल पूछता है कि किस आर्टिकल में देखने को मिलता है, तो आंसर होगा 243 जी। इस 243 जी में ही हमें 29 विषय जो है वो देखने को मिलते हैं। वैसे तो अनुसूची 11 है शेड्यूल, लेकिन जब वो आर्टिकल पूछता है तो आर्टिकल का मतलब होता है 243 जी। एक्चुअल में 243 जी में क्या बताया गया है कि जिसमें वो चीजें की गई हैं कि जो प्रधान है, यानी गांव की जो पंचायत है, वो किन किन चीजों पर कानून बनाएंगे, क्या क्या उनके अधिकार में है। 243 जी में ये लिखा गया है कि प्रधान के अंतर्गत क्या क्या आता है। जैसे सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब अब ये नहीं कि किसी को फांसी की सजा दिलवा दें बैठ के, सामाजिक न्याय का मतलब ये नहीं है, ठीक है। मतलब छोटे मोटे झगड़े अगर हुए हैं उस लेवल पर तो वो सुलझाए जाए। और अगर गांव के प्रधान ने ही झगड़ा किया है तब क्या करोगे, मतलब वही अगर अपना पावर यूज कर रहे हैं फिर, ठीक है। तो सामाजिक न्याय और आर्थिक विकास, इससे रिलेटेड जो भी योजनाएं हैं वो सब तैयार करना इनका काम है, ठीक है ना। तो ये बात हुई है 243 एच में। क्या बात हुई है, पैसे से रिलेटेड 243 एच में पैसा, कि भैया अगर इनको छोटा मोटा कोई कर लगाना हो, टैक्स लगाना हो, तो कुछ ऐसे टैक्स लगा सकते हो छोटे लेवल पर। तो ये पावर भी विधानमंडल ही देगा, मतलब ये राज्य का विधानमंडल ही करेगा, अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। अगर वहां से विधानसभा से अगर कोई चीज पारित होती है कि हाँ ठीक है इस चीज का कलेक्शन आप कर सकते हैं, तभी ये कर पाएंगे। लेकिन ये प्रावधान है 243 एच में कि पंचायतों को कुछ कर लगाने की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ये विधानमंडल ही करेगा, ठीक है ना। आई में क्या बात हुई है, 243 आई में वित्त आयोग के गठन की बात हुई है। ये वित्त आयोग ही वो है जो इनको पैसे देता है। ये जो पंचायत को पैसे आते हैं ना, ग्राम प्रधान को, और ये सब चीजें वो इन्हीं से आते हैं, राज्य वित्त आयोग से आते हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन से आता है। और इसके गठन की बात जो हुई है वो 243 आई में हुई है, ठीक है ना। सर मेरे गांव में मेरा फ्रेंड ही बना है प्रधान, है तब तो जलवा हो गया तुम्हारा भैया, है जलवा, 2-4 लाख तो इधर करवा लो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो
अब फ्रेंड मिले और उसके बाद भी पैसा वैसा न मिले तुमको तो फिर बेकार है भाई, है ना। ठीक, तो पार्टी वार्टी करो जब दोस्ती बनाए तो। काम कितना होता है ये तो हर कोई जानता है, ठीक है ना, ये तो सबको पता है कि कितना काम होता है। सैलरी वगैरह की कोई बातें प्रावधान हुआ था, अभी करीब सैलरी देने की बात हुई थी, लेकिन अब पता नहीं, अब वो विधानमंडल के पास है ना वो चीज, बताया तो वो विधानसभा या विधानमंडल ही वो चीजें कर सकती है जो भी करना है उसको प्रावधान। तो अभी शायद 45 या उसके आसपास की बात हुई थी, लेकिन अभी अप्लाई शायद नहीं हुआ है वो, ठीक है ना। तो पंचायतों हेतु वित्त आयोग या राज्य वित्त आयोग जो है वो 243 आई के तहत ये आपका होता है। अच्छा, ये जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है इसको बनाने का अधिकार किसको है? राज्यपाल को है। आपको एक चीज हमने बताया था पीछे, केंद्र वाला बताया था कि केंद्र पर राष्ट्रपति के पास पावर होता है वित्त आयोग गठन का, फाइनेंस कमीशन जब पढ़ाया था। तो केंद्र लेवल पर राष्ट्रपति के पास होता है, राज्य लेवल पर वित्त आयोग के गठन का राज्यपाल के पास होता है। तो हर 5 वर्ष की समाप्ति पे एक नया बना दिया जाता है, ठीक है ना, वित्त आयोग। और यही फिर वो जो भी पंचायत को पैसा वगैरह देना है तो उससे रिलेटेड ये सब काम देखते हैं। तो कौन से आर्टिकल में बात हो रही है? 243 आई में बात हो रही है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, 243 जे, जे में लेखाओं का मतलब होता है अकाउंट, मतलब जो भी ग्राम पंचायत से रिलेटेड अकाउंट है, कहीं फर्जीवाड़ा तो नहीं चल रहा है, ठीक है ना। तो फर्जीवाड़ा वगैरह ये ना चले, इसको देखते हुए उनके अकाउंट का जांच कराना कि पैसे की सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सब 243 जे में है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये वाला आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चुनाव संबंधी प्रावधान कौन से आर्टिकल में है? ये दोनों याद कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचायतों के जो चुनाव होते हैं उनसे संबंधित जो प्रावधान है वो 243 के में है और 243 ओ में है। ये दो याद कर लीजिए कि ग्राम पंचायतों से रिलेटेड जो चुनाव संबंधी प्रावधान है वो 243 के और 243 ओ, इन दो आर्टिकल में है, 243 के एंड 243 ओ, ठीक है। के में एक और बात की गई है, राज्य निर्वाचन आयोग की, मतलब यही स्टेट फाइनेंस कमीशन जो बनाने की बात हुई है ना, ठीक है। ये तो सलाह देने के लिए एक बात हुआ था कि गठन करेंगे, यहां पर उसकी बात हुई है, एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। देखो ये दोनों अलग अलग हैं, इसको कंफ्यूज मत हो जाना। ये क्या लिखा है, ध्यान से देखना, इसको पढ़ो, क्या लिखा है? वित्त आयोग। ये पढ़ो क्या लिखा है, दोनों अलग अलग हैं, जल्दबाजी में उसको एक ना समझ लेना। ये फाइनेंस कमीशन है, पैसे से रिलेटेड, ये निर्वाचन है, इलेक्शन कमीशन, यानी जो चुनाव करवाएगा, ये है दोनों में अंतर। तो आई में जो है वो इस फाइनेंस कमीशन की बात हुई है, और के में जो हुई है वो निर्वाचन आयोग की बात हुई है जो चुनाव करवाएगा। तो के और ओ ये दोनों से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, बाकी ये सब तो पीछे हम पढ़ाए थे, आपको अगर याद आया हो, इलेक्शन कमीशन जब पढ़ाया था, निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग में आपको हमने बताया था कि 3 सदस्य होता है, बताया था 3 सदस्य, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 अन्य सदस्य होते हैं। हेलो, अभी रिसेंट में कल ही शायद बताया था, ठीक है ना, कि 3 सदस्य होता है। तो वो केंद्र लेवल पे है, तो राज्य पर भी वही है, एक निर्वाचन आयुक्त होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा, ठीक है। उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जैसे हाई कोर्ट के न्यायाधीश। अच्छा, ये वाला को किस प्रक्रिया से हटाना जाना था? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, जो केंद्र लेवल पे था, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। अब ये राज्य लेवल पे है तो ये किसके अधीन होगा? हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तरह। बात समझ में आ पा रही है? क्या हम चिल्ला ही रहे हैं केवल? आ रहा है कुछ? ठीक, चलो, वेरी गुड। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई हैं। तो कुल मिला के ये समझो कि अगर आपको पंचायत के चुनाव से रिलेटेड कोई पॉइंट समझना है तो के और ओ, इन दोनों में ये बातें हुई हैं, ठीक है ना। तो ये जो बातें हमने देखी, मेन 243 से करीब करीब 243 ओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट थे,
ठीक है ना, 8 कर, ये पंचायत से रिलेटेड थे। एक बार जल्दी से हम लोग रिवाइज करते हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए, समझते हैं जरा। सबसे पहले कौन सा आर्टिकल था हम लोग का, 243A, 243 था, परिभाषाएं थी, ग्राम सभा की शक्तियां थी 243A। ग्राम सभा क्या, मतदाता सूची में जितने व्यक्ति पंजीकृत है उनका समूह। बी में क्या बात हुई थी, पंचायतों के गठन से। सी में क्या बात हुई थी, उनकी संरचना से, ठीक है। डी में क्या बात हुई थी, आरक्षण से संबंधित, जो उनमें आरक्षण होगा। ई में क्या बात हुई है, कार्यकाल, ठीक है। एफ में क्या बात हुई है, अयोग्य घोषित करना, ठीक है। जी में क्या बात हुई है, पंचायतों की शक्तियां एवं दायित्व, जो उनके 29 विषय हैं वो सब। वित्तीय प्रावधान, पैसे से रिलेटेड जो चीज, वो एच में, कि वो टैक्स लगा सकते हैं अगर विधानमंडल इनको पावर देता है तो। आई में क्या बात हुई है, स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात हुई है, राज्य वित्त आयोग की, जो इनको पैसा देगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें आई के बाद, तो मेन आपका आएगा जे। तो जे में क्या हुआ है, उनके अकाउंट से रिलेटेड, उनके अकाउंटों का परीक्षण करना, ठीक है। और उसके बाद फिर आपका इंपॉर्टेंट आता है के ओ, तो इसमें चुनाव से संबंधित है इन दोनों में। के में निर्वाचन आयोग है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। और ओ में कोई भी न्यायालय, ये तो वो उस समय भी देखा था आपने कि अगर कोई चुनाव होता है तो उसमें न्यायालय को उससे बाहर रखा गया। अगर कोई दिक्कत होती है तो पहले निर्वाचन आयोग देखेगा, फिर उसके बाद न्यायालय देखेगा। वही बात यहाँ पर भी हुई है, ठीक है ना, कि कोई न्यायालय इस पे सुनवाई नहीं करेगा जब तक मतलब इलेक्शन कमीशन ना उसे देख ले। तो ये बात हो गई हमारी किससे रिलेटेड, पंचायत से रिलेटेड। हेलो, याद हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में दो लेवल पे हमने बात की स्टूडेंट, एक गांव स्तर पर और एक हमने शहर स्तर पर। गांव स्तर पे हमने देखा कि 3 स्तर पे बनाने की बात हुई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी बनी थी 1957 में, और उन्होंने एक गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और एक जिला स्तर पर बनाने की बात की थी, ठीक है ना। जिसको देखते हुए 2 अक्टूबर 1959 को जो हमारे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने नागौर जिला जो राजस्थान में पड़ता है, पंचायती राज की स्थापना कर दी थी। संवैधानिक दर्जा नहीं था वो अलग बात है, क्योंकि ये डीपीएसपी का मामला था, अनुच्छेद 40 में वर्णित था उस समय, तो संवैधानिक दर्जा उस समय नहीं मिला। संवैधानिक दर्जा कब मिला, जब 73वां संशोधन आया, और 73वां संशोधन जब आया 1992 में, पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार, और 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया। क्लियर हुआ। इसीलिए 24 अप्रैल को ही हम लोग क्या मनाते हैं, पंचायत दिवस मनाते हैं, ठीक है। लेकिन इससे पहले राजीव गांधी जी ने एक प्रावधान करने की कोशिश की थी 64वें संविधान संशोधन में, लेकिन क्योंकि वो राज्यसभा से रिजेक्ट हो गया था, इसलिए वो कानून नहीं बन पाया। क्लियर हुआ सभी को। फिर इसके बाद हम लोग एक कमेटी की और बात करते हैं, अशोक मेहता कमेटी बनी थी 77 में, 1977 में, जिसने 2 स्तर पे बात की थी। सबसे ज्यादा पॉपुलर जो रहा या जिसके प्रावधान माने गए, वो लक्ष्मण सिंघवी कमेटी, ठीक है ना, जिसमें संवैधानिक दर्जा देने की बात हुई थी, और एक दूसरी कमेटी थी थुंगन वाली। इन दोनों को लेकर के वो चीज देखने को मिली हमें। महिलाओं के आरक्षण की बात की गई थी, तो 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है ना, ये बात हुई थी उसमें। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो 73 के तहत 16 अनुच्छेद जोड़े गए, 243 से 243 ओ तक, एक भाग 9 जोड़ा गया, और फिर शेड्यूल 11 जोड़ा गया, और उसमें 29 विषय, जिस पर मतलब कोई अगर शक्ति कार्य करने की शक्ति या कानून बनाने की शक्ति है, तो ये राज्य विधानमंडल तय करेगा उस राज्य का कि किस तरह से उसको आगे बढ़ाना है, या पंचायत का संरचना कैसा होना चाहिए। ये सब राज्य विधानमंडल के अंतर्गत होगा, विधानसभा वगैरह ये सब तय करेंगे कितनी पावर पंचायत को देनी है। अगर इनको पैसा प्रोवाइड करना है तो उसके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था की गई, राज्य वित्त आयोग की, जिसको बनाने का जो अपॉइंटमेंट है वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है, वो हर 5 साल पे बनता है राज्य वित्त आयोग जो होता है। ऐसा ही एक चुनाव कराने के लिए अगर हम देखें, पंचायत का चुनाव अगर करवाना है तो वो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एक राज्य निर्वाचन आयोग होता है, वो करवाता है, ठीक है ना। ये सब चीजें हम लोग को देखने को मिली। क्लियर हुआ सबको, मेन पॉइंट जो थे इसमें। आते हैं अब शहर लेवल पर। शहर लेवल पर नगर पालिका। देखो, अगर पंचायत आपने समझ लिया तो नगर पालिका आसान है।
बस थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो चेंज होंगी, बस बाकी सब वही लेवल रहेंगे। देखिए, जिस तरह से ग्राम पंचायत की व्यवस्था पहले से अंग्रेजों के समय से चली आ रही थी, तो नगर पालिका के बारे में भी इन्होंने किया था प्रावधान। सबसे पहले देखो, 1687 में कानूनी रूप दिया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा, मद्रास शहर के लिए एक नगर निगम की स्थापना कर दी गई थी। कब? बहुत पहले, 1687 के आसपास। मतलब उन्होंने उसकी व्यवस्था की थी। भाई 2-3 शहर ही तो मेन थे उनके, मद्रास था, बंगाल था और बॉम्बे था। 3 मेन प्रेसिडेंसी थी अंग्रेजों की, तो उसमें ये प्रावधान करने को मिला। लेकिन अब ये क्वेश्चन में तो खैर आएगा नहीं, ठीक है, बस जानने की बात है। 1793 का जो चार्टर एक्ट आया था उसमें भी ये व्यवस्था की गई थी, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1919 में भी थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1924-1925 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष चुने गए थे। अब अगर नगर पालिका न रही होती तो ये अध्यक्ष कैसे चुने जाते? इसका मतलब कि यहाँ पर यह व्यवस्था करनी शुरू कर दी गई थी। और इलाहाबाद में ज्यादा समय आपने देखा है कि भाई आनंद भवन वगैरह उनका है ही है, तो ये नगर पालिका के अध्यक्ष ये चुने गए थे। ओके, अब आते हैं मेन पॉइंट पर। मेन पॉइंट क्या? ये है मेन पॉइंट आपका, ठीक है। नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? 74th 74वां संविधान संशोधन। अभी हमने बात की 73वें की, उसमें है पंचायत से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे 74वें की, 74th, जिसमें नगर पालिका से रिलेटेड, ठीक है। समझिए जरा, ये भी उसी समय आया 1992 में ही, ठीक है। लागू 93 में हुआ था, ध्यान रखिएगा, लागू 93 में हुआ है, जबकि आया दोनों 92 में ही था। 1993 में लागू हुआ था। मेन प्रावधान समझिए, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं, 12th शेड्यूल जोड़ा गया। कितने नए आर्टिकल जोड़े गए? 18 नए आर्टिकल जोड़े गए। कौन सा पार्ट जोड़ा गया? 9A जोड़ा गया। और आर्टिकल इसके कहां से कहां तक हैं? 243P से 243ZG तक है। तो आप कंपेयर कर सकते हो 73rd वाले से और 74 वाले को, दोनों को आपस में कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। 74वें वाले में हमने क्या देखा? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 73वें में क्या था? 11वीं जोड़ी गई थी। 73वें में कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? 16। लेकिन 74वें में कितने जोड़े गए? 18। उसमें कौन सा पार्ट जोड़ा गया था? पार्ट 9। लेकिन यहां पे कौन सा जोड़ा गया? पार्ट 9A। और आर्टिकल कहां से कहा था? 243P से 243ZG तक। वहां पर क्या था? 243 से 243O तक। क्लियर हुआ सबको पॉइंट? सरकार वही चल रही है, नरसिम्हा राव की सरकार चल रही है, ठीक है। तो 73rd और 74th दो अमेंडमेंट हमको देखने को मिले 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1993 में। चलिए देखिए, बहुत सिंपल हो गया। हमने कहा ना, पंचायत अगर आपने सही से समझा है तो ये हो जाएगा। 3 स्तर वहां है, 3 स्तर यहां पर भी है। देखो, एक स्तर कौन सा है? नगर पंचायत, फिर है उससे ऊपर नगर पालिका और उससे ऊपर है नगर निगम। तो सबसे नीचे लेवल पे आपका नगर पंचायत है। ये हमने शुरुआत में बोला था आपसे, देखो यहां पर हमने दिखाया था, अगर याद हो, ये नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, ये इस तरह से, ठीक है। 3 लेवल पे ये भी था। लेकिन यहां पर एक चीज है, जनसंख्या के आधार पे देखते हैं। नगर पंचायत कहां पर होगा? उस क्षेत्र के लिए होगा जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, जो अब शहर की तरफ बढ़ रहा है, तो वहां पर हमारा नगर पंचायत देखा जाता है। नगर पालिका परिषद कहां पर है? तो छोटे नगरीय क्षेत्र में, नगर हो चुका है वो, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मेट्रोपॉलिटन टाइप का नहीं है, छोटा नगरीय क्षेत्र। लेकिन जो बड़े नगर हैं, जिनकी जनसंख्या ज्यादा है, बड़े शहर हैं, तो वहां नगर निगम होता है। तो जो बड़े शहर हैं हमें देखने को मिलते हैं वो नगर निगम डिफाइन है। जो छोटे नगरीय क्षेत्र हैं वहां पे हमें नगर पालिका परिषद देखने को मिल रही है। और वो क्षेत्र जो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र परिवर्तित हो रहा है वो हमें नगर पंचायत देखने को मिल रहा है। तो ये है 3, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ठीक है, 3 लेवल पर। चलिए, लेकिन राज्यपाल ने अगर किसी क्षेत्र को औद्योगिक नगरी घोषित कर दिया है, कोई ऐसा नगर जिसको उन्होंने इंडस्ट्रियल घोषित कर रखा है, तो वहां पर नगर पालिका का गठन नहीं होगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 243 में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
पूछा जाता है, ठीक है। तो अब ये राज्यपाल तय करेंगे कि हम वहां पर नगर पालिका के लिए क्या करें। तो अगर इन्होंने उसको इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित कर दिया तो वहां नगर पालिका का गठन नहीं होता है, ठीक है ना। ये 243 में बात हुई है, तो ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये संरचना ठीक वैसा ही है जैसा आपका ग्राम पंचायत था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो, सभी स्थान जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाएंगे। क्या मतलब होता है प्रत्यक्ष निर्वाचन का? हेलो, प्रत्यक्ष निर्वाचन मतलब क्या? चलो आप बताओ, जो गांव का प्रधान बनता है या समथिंग, वो कौन सा निर्वाचन है? प्रत्यक्ष निर्वाचन या अप्रत्यक्ष? डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट है ना, बस वही है। तो ये भी डायरेक्ट है, तो यहां भी निर्वाचन ही होगा, डायरेक्ट है, ये इलेक्शन होता है, ये है इसका मतलब, ठीक है। गांव वाले में हम लोगों ने वार्ड में डिफाइन किया था, बोला था आपसे वार्ड में होता है, ये वार्ड 10 वार्ड 10 से 20, ये भी वार्ड में होता है। नगर पालिका भी वार्ड में डिफाइन किया जाता है, ठीक है। पंचायत से रिलेटेड कानून कौन बनाता है? राज्य का विधानमंडल, विधानसभा बनाती है, यहां भी वही बनाएगा, राज्य का विधानमंडल ही बनाएगा, कोई अलग चीज नहीं है, वही सब चला रहा है, ठीक है। बस वो गांव है, ये शहर है, आर्टिकल बस बदल जाएंगे। हाँ, यहां पर एक प्रावधान होता है कि कुछ व्यक्तियों को राज्य का विधानमंडल डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। किसको कर सकता है? ऐसे व्यक्ति जिन्हें नगर पालिका प्रशासन का विशेष ज्ञान हो, तो इनको ये मनोनीत कर सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होगा इन्हें। मतलब उस बोर्ड में तो बैठेंगे, ये राज्य का विधानमंडल इनको बैठा देगा वहां पर, लेकिन ये मत नहीं दे पाएंगे वहां। तो पहला ये। दूसरा, लोकसभा तथा राज्य की विधानसभा के सदस्यों का हो सकता है कि लोकसभा का वो कोई मेंबर हो और वो उस वार्ड का मेंबर हो सकता है वहां से चुन के आया हो लोकसभा में। भाई कोई आदमी लोकसभा में जाएगा तो किसी क्षेत्र का तो होगा, भाई कोई तो क्षेत्र होगा उसका। अगर वो एमएलए भी बनता है तो किसी क्षेत्र का ही तो होगा, तो वो तो उस क्षेत्र का आता ही होगा, तो उनको भी वो रख सकता है, ठीक है ना। ये पॉइंट है। वार्ड समितियों के अध्यक्ष जो है उनके लिए बना सकता है। राज्यसभा एवं राज्य विधान परिषद के ऐसे सदस्यों का जो ऐसे नगर पालिका क्षेत्र के भीतर मतदाता के रूप में पंजीकृत हो। तो मतलब कुल मिला के ये समझिए कि राज्य का विधानमंडल कुछ लोगों को मनोनीत कर सकता है, नगर पालिका वाले में कुछ लोगों को मनोनीत कर सकता है। मतलब वो ये कह सकता है कि आप इसको हमको जिम्मेदारी दे रहे हैं, आप यहाँ बैठिए, ये प्रावधान है, ठीक है। तो विधानमंडल के पास ये है पावर, ये कहा जा रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर ये नीचे वाला है। ऐसी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, 3 लाख या उससे अधिक है, एक या अधिक वार्ड को मिलाकर वार्ड समितियों का गठन किया जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है वार्ड समिति, तो वार्ड समिति किसे बोलेंगे? तो इसमें एक से ज्यादा वार्ड मिलते हैं, लेकिन ध्यान रखना है ये उस नगर पालिका का होगा जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे ज्यादा हो, 3 लाख या उससे ज्यादा हो, तभी वार्ड समिति बनाई जाती है। और इस वार्ड समिति में एक से ज्यादा वार्ड मिले होते हैं। मान लो 2 वार्ड मिला दिया, 3 वार्ड मिला दिया, 3 वार्ड मिला करके एक वार्ड समिति बन गई, तो ये होता है, ठीक है ना। अब देखो ये पूछ रहे वार्ड क्या होता है। अरे भाई, गांव में रहे होगे तो गांव में चुनाव दिए होगे ना, तो तुम्हारा कोई तो वार्ड होगा जिस वार्ड में तुम आते होगे, और उस वार्ड से कोई तो सदस्य चुना गया होगा। एक प्रधान चुना जाता है, लेकिन सदस्य भी तो होते हैं हर वार्ड से, भाई हर वार्ड से एक सदस्य भी तो होता है। वो लोग सपोर्ट करते हैं किसको? प्रधान को, उनके सहायता के लिए। तो उस गांव को ही वार्डों में बांट दिया जाता है, ठीक है। वार्ड नंबर 11, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 8, ठीक है, इस तरह से होता है। हाँ, वार्ड मेंबर का चुनाव होता है, बिल्कुल होता है। वो उतना मायने नहीं रखता है, लेकिन प्रधान वाला मेन रखता है। वार्ड चुनाव वाला तो कई लोग निर्विरोध जीत जाते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई उस पे पड़ा तो कई लोग तो वार्ड मेंबर का चुनाव ऐसे ही निर्विरोध भी जीत जाते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई।
चलिए, स्थानों का आरक्षण, ये ठीक वही बात हुई जैसे हमने पंचायत में, गांव पंचायत में हमने आरक्षण देखा था, यहाँ भी अब आरक्षण है। ठीक है, 33% है महिलाओं को, 1/3 मतलब 33%। अब आर्टिकल तो बदल जाएगा ना भाई, क्योंकि वहां आर्टिकल अलग होंगे गांव से रिलेटेड, नगर पालिका का आर्टिकल अलग होगा, लेकिन प्रावधान सब वही चल रहे हैं। यहाँ पे कौन सा आर्टिकल है? 243T, 243T में है ये बात। क्या है? अच्छा, वहां पे कौन सा आरक्षण किस वाले में था? यहाँ पे आरक्षण किस में था? 243D में था, जो गांव पंचायत में था। आर्टिकल अब आपको ध्यान रखने पड़ेंगे भाई, वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 243T में स्थानों का आरक्षण है। कार्यकाल, ठीक पंचायतों का हमने क्या बोला था, पंचायत याद कर लो, नगर पालिका क्लियर हो जाएगा, सब कुछ वही है, बस आर्टिकल बदलेंगे, बस आपको आर्टिकल ध्यान रखने होंगे। तो नगर पालिकाओं की अवधि भी ठीक वही 5 वर्ष, सब कुछ सेम है। 5 वर्ष से पहले इनको भी विघटित किया जा सकता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले विघटित किया गया है तो 6 महीने के अंदर इनका चुनाव हो जाना चाहिए। सब कुछ वही प्रावधान है जो पीछे हमने पढ़ा है पंचायत। ठीक है, सदस्यों के लिए निर्भरताएं, वही चीज देखने को मिलेंगी जो ऊपर हमने देखा था। हाँ, एक क्वेश्चन पूछते हैं, जो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता है वो कितना वर्ष है? लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता है वो कितने वर्ष है? 25। नवीन कह रहे हैं 25, शिवरतन भी कह रहे हैं 25, अनिल भी कह रहे हैं 25, ममता कह रही है 35। अरे तुम लोग, राष्ट्रपति थोड़ा बनवाना है। राफिया कह रही 25, आशा भी 25। ठीक, देखो लोकसभा का सदस्य बनना है तो 25 साल है, राज्यसभा का बनना है तो 30 साल है। लेकिन चलो प्रधान वाले में बताओ कितना उम्र होना चाहिए? ब्रजेश बताओ जरा। अभिषेक, ब्रजेश, ज्योति, राफिया, संदीप, निधि, सावित्री, अनिल। हाँ, कितना होना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं 18 से ऊपर। अरे कसम से, 18 से ऊपर तो 50 साल भी होता है, 18 से ऊपर तो 70 साल भी है, 18 से ऊपर तो 18.5 साल भी है। बस आज है पूरा हुआ है, एक दिन ज्यादा बड़ा हुआ है, बस हो गया 18 साल, बन जाएंगे प्रधान। अरे तुम लोग, 21 साल, कम से कम 21 साल, 21 साल की आयु पूरी हो जानी चाहिए, 21 ईयर, तो 21 साल की आयु होती है। ठीक है, तो वही बताया गया है। तो नगर पालिका वाले में भी वही देखने को मिलता है, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए बनाई। ठीक है, कितना है? 21 वर्ष की आयु है, कि वो 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो। ठीक है ना, यहाँ पे 25 साल नहीं होता है, ये नहीं कि 25 साल पूरा नहीं किया है बस हम आपको हटा देंगे, आप सदस्य नहीं बन सकते, नहीं, इनके लिए 21 साल है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नगर पालिका से संबंधित शक्तियां और अधिकार कौन से आर्टिकल में है? 243W में है। ठीक है ना, कौन सी अनुसूची है? 12वीं अनुसूची, 18। देखो ये नगर पालिका से संबंधित प्रावधान 243W में है। ठीक, अच्छा, ग्राम पंचायत वाले में कौन से में था? 243G में था। याद आया? अभी इतनी जल्दी तो याद नहीं हो पाएगा, लेकिन रिवाइज करते रहना, याद हो जाएगा। पंचायत से जो रिलेटेड था वो किस में था? 243G में था। और नगर पालिका से रिलेटेड किस में है? 243W में है। कर अधिरोपण की शक्ति, टैक्स, देखो ये टैक्स कर ले सकते हैं, लेकिन ये भी तब जब राज्य का विधानमंडल बताएगा इन्हें कि किन मामलों में इन्हें टैक्स लेना है, बस ये पॉइंट है। राज्य का वित्त आयोग, अनुच्छेद 243Y। ठीक है, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे। क्यों कंफ्यूज हुए होंगे? क्योंकि ऊपर हमने एक और बात की थी, और नहीं कंफ्यूज हुए तो तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। अगर कंफ्यूज नहीं हुए तो तुम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, और बस केवल चल रहा है। देखिए 243I में एक वित्त आयोग की बात हुई थी, राज्य वित्त आयोग बात हुई थी, स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो ग्राम पंचायतों को धन देने की बात होगी। ठीक है, ये बात हुई थी 243I में। यहां पर कौन सा आर्टिकल है? 243Y।
ये भी एक ये बस इतना कह रहा है 243Y बस इतना कह रहा है कि 243I के तहत जो आपने वित्त आयोग बनाया है, जो गांव की पंचायतों को पैसा दे रहा है, वो ये भी देखे कि नगर पालिका को भी अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो ये प्रावधान करे। मतलब वित्त आयोग तो एक ही होगा, वो राज्य वित्त आयोग तो एक ही है, लेकिन वो वित्त आयोग दोनों को देखे, गांव की पंचायत को भी देखे और नगर पालिका को भी अगर जरूरत पड़े तो उनको भी पैसा। तो गांव के पंचायत के लिए किस आर्टिकल के तहत देखे? 243I के तहत देखे। और नगर पालिका के लिए किसके तहत देखे? 243Y के तहत देखे। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपको ध्यान रखना है। 243I और 243Y। चलिए, ये बात हो गई क्लियर। तो वित्त आयोग हो गया। निर्वाचन, ये बात हमने वहां पे भी की है, याद होगा, निर्वाचन से संबंधित। वहां पे कौन सा आर्टिकल था, कोई बता सकता है? ग्राम पंचायत से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल था जिसमें निर्वाचन की बात हुई थी? हेलो, आर्टिकल बताइए, किस आर्टिकल में बात हुई थी? ग्राम पंचायत से रिलेटेड कौन से आर्टिकल में बात हुई थी? अभी एक भी टाइप नहीं हुआ। हाँ, करो तुम लोग सब उल्टा सीधा टाइप, तुम लोग का यही काम है। दो आर्टिकल थे, 243K और 243O। यहाँ पे कौन से हैं? 243ZA, 243ZG। आप सब कह रहे होंगे सर कितना आर्टिकल याद करें, समझ में नहीं आ रहा। 16 आर्टिकल तो खाली ग्राम पंचायत में है, 18 आर्टिकल तो हमारे नगर पालिका में है। अरे तो सब याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन कुछ कुछ याद कर लेना, मतलब धीरे धीरे। जैसे अब चुनाव वाली बात याद कर लेना कि किसमें बात हुई है ना, फाइनेंस कमीशन वाला याद कर लेना कि वित्त आयोग वाले कौन किस वाले आर्टिकल में है। इतना तो खैर याद करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये मेन पार्ट आपका कंप्लीट होता है यहाँ तक, नगर पालिका। तो अगर आप पंचायत को सही से पढ़ते हैं तो सारे प्रावधान वैसे ही हैं नगर पालिका में, आर्टिकल बस बदल जाएंगे, आर्टिकल बदल जाएंगे। वहां के आर्टिकल अलग हो जाएंगे, यहाँ के आर्टिकल अलग हो जाएंगे। शेड्यूल बदल जाएगा। ये कौन से शेड्यूल में? 11वें अनुसूची में है। ये कौन से में है? 12वें में है। बस सिंपल सा ये है, ठीक है। जिला योजना समिति, अब ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, क्योंकि अब ये सब एसएससी वगैरह में ये नीचे वाले पॉइंट नहीं आते। आपके लिए 2 पॉइंट जो एसएससी में था वो ऊपर वाला था, पंचायत और नगर पालिका। जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनती है, जिला लेवल पर जो बनती है उसको बोलते हैं जिला योजना समिति, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। 243ZD में है ये। इसके अनुसार प्रत्येक राज्य में जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन किया जाएगा, जो जिले में पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा बनाई गई योजनाओं को समेकित करेगी और पूरे जिले के लिए एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। तो कुछ लोग डिस्ट्रिक्ट लेवल का पूछ रहे थे, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो यही समिति होती है, उसे जिला योजना समिति कहते हैं। तो ये जो दोनों होते हैं ना, पंचायत और नगर पालिका, इनके द्वारा जो भी प्रावधान किए गए होते हैं उनकी समीक्षा करना और ये देखना कि आगे क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, वो जिला योजना समिति करती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है, ठीक है ना। मेट्रोपॉलिटन हर जगह नहीं होता। मेट्रोपॉलिटन तो केवल उस शहर में होगा जो बड़े बड़े हैं, जैसे बंबई है, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटी है, ये उन शहरों में होता है, ठीक है। तो महानगर जिन्हें कहा जाता है ये वहां होती है। तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र में संपूर्ण महानगर क्षेत्र के लिए विकास योजना तैयार करने के लिए समिति होगी। ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आर्टिकल याद रख सकते हो बस केवल, कि महानगर योजना समिति कौन से आर्टिकल में बात हुई है और जिला योजना समिति किस में बात हुई है? 243ZD में। बस मेन आप लोग अपना पंचायत और ये, ठीक है, ये चीजें। एक लास्ट इसमें बचता है सहकारी समिति, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्योंकि पार्ट 9 आपने अगर पढ़ा हो तो पार्ट 9 में एक 9A है और एक 9B है, दो है ना। तो पार्ट 9 तो ऐड हो गया 73वें संशोधन से, 9A हो गया 74वें से, तो 9B किससे ऐड हुआ? तो 9B ऐड हुआ 97वें संशोधन से। एक अलग से संशोधन हुआ 2011 में, तो फिर इसको ऐड किया गया, एक अलग से एक और पार्ट जोड़ा गया 9B।
इसमें ऐड किया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, जिला सहकारी समितियां इनको बोलते हैं। लो फिर से तुमको मिल रहा है आर्टिकल, कहां से कहां तक, 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी तक। ये जो आर्टिकल है वो आपके हैं जिला सहकारी समिति, मतलब ये सहकारी समितियों में, ठीक है। देखो एक बात बताएं, इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आप सारे आर्टिकल नहीं रट पाओ ना तो मत रटो, कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट कुछ चीजें जरूर याद कर लेना। यहां से हम बताते हैं क्या, जैसे पार्ट 9 किस संशोधन से ऐड हुआ, कब ऐड हुआ, ये याद करना ही करना है। पार्ट 9A कौन सा संशोधन नंबर था, किस साल ऐड हुआ, कब लागू हुआ, कितने अनुच्छेद आए, कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, ये याद करना है। 9B किस संशोधन के तहत ऐड हुआ, ठीक है, कौन से साल में ऐड हुआ, अनुच्छेद कहां से कहां तक है, इतना तो कंपलसरी है, ये तो याद करना ही होगा, इससे आप नहीं बच सकते, ठीक है, इतना तो आपको करना ही होगा। बाकी कुछ मेन जो आर्टिकल थे वो हमने आपको बताया, जैसे कौन से ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें शक्तियों की बात की गई थी, ये आर्टिकल आपको पढ़ना होगा, ये आर्टिकल याद रखना होगा। पंचायत का कौन सा ऐसा था जिसमें शक्ति की बात हुई थी, गठन कौन से आर्टिकल में बात हुआ है, संरचना किस में बात हुई है, 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, वित्त आयोग, जो राज्य का वित्त आयोग था वो कौन से आर्टिकल में था, और जो निर्वाचन था, ये 5 पॉइंट आपको आर्टिकल के रटने ही है। अभी हम जो बता रहे हैं इसको समझ लो। पहला, चाहे वो नगर पालिका से रिलेटेड हो चाहे वो ग्राम पंचायत से रिलेटेड हो, शक्ति के बारे में कौन से आर्टिकल में है, ठीक है, गठन जो होता है वो कौन से आर्टिकल में है, संरचना के बारे में कौन से आर्टिकल में है, जो राज्य का फाइनेंस है वित्त आयोग वो कौन से आर्टिकल में है, और निर्वाचन आयोग जो है वो कौन से आर्टिकल में। ये 5 तो याद कर लो बस कंप्लीट, बाकी धीरे धीरे याद करते रहना अपना, ठीक है। तो सहकारी समितियों के बारे में हमारी बात हुई है पार्ट 9B में। 243 ये है 97वां संशोधन अधिनियम 2011। तो एक हो गया 73वां, एक हो गया 74वां, और एक हो गया 97वां। 73rd हुआ आपका 1992 में, 74वां भी हुआ 1992 में, और जो आपका 9B था 97वां संशोधन 2011 में। किसकी सरकार है, 97 संशोधन जब हुआ है किसकी सरकार है, मनमोहन सिंह जी की सरकार है, ठीक है, मनमोहन सिंह जी की है, वेरी गुड, ठीक। तो ये पॉइंट इसमें बताया गया था, चलिए वेरी गुड, सही है, 97वां संशोधन आपका कंप्लीट हुआ। देखिए अब ये तो सीधे आपको एक एक बार हम पढ़ लेते हैं, बाकी अपना याद करना, इसमें कुछ और है नहीं। 243 जेड में क्या बात हुई है, गठन की बात हुई, परिभाषा जो दिया गया है वो, मतलब कि सहकारी समिति होती क्या है, परिभाषा। जेड आई में क्या बताया गया है, निगमन समापन। जेड जे में क्या बताया गया, बोर्ड के सदस्य कितने होंगे, कितने सदस्य होते हैं सहकारी समिति में। सहकारी समिति क्या होती है, इसमें कुछ लोग साथ में मिल करके एक संस्था बनाते हैं और फिर उसको करते हैं, फिर उसको अगर अनुदान चाहिए होता है या पैसा चाहिए होता है तो सरकार उसको मदद करती है। सहकारी समिति इस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो कितने निदेशक की अधिकतम संख्या 21 हो सकती है, 21 डायरेक्टर बन सकते हैं अधिकतम, लेकिन 2 स्थान महिलाओं के लिए रहता है उसमें, और एक स्थान SC ST के लिए। ये कंपलसरी है कि एक स्थान उसमें से 21 में से एक स्थान SC ST को दिया जाए और 2 स्थान महिलाओं को दिया जाए। 21 के अतिरिक्त 2 अन्य सदस्य भी होते हैं, ठीक है, मतलब लगभग 23 हो गए, फिर इसका मतलब 21 डायरेक्टर रहते हैं, बाकी 2 और सदस्य। कितने कार्यकाल होता है, 5 वर्ष का होता है इनका भी, ठीक है। बोर्ड के सदस्यों का निर्वाचन 243 ZK में है, इनको निलंबन करना ZL में है, इनके अकाउंट का परीक्षण ZM में है, इनकी बैठक से रिलेटेड प्रावधान ZN में है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार ZO में है, रिटर्न्स जो इनको मिलता है वापस, मतलब टैक्स वगैरह का जो रिटर्न आता नहीं है वो सब ZP, और अपराध और जुर्माना ZQ। तो आसान तो है, क्यों आसान है, देखो Z से शुरू हो रहा है, ठीक, और H है, तो Z तो सब में है ना, बस H से पढ़ते जाओ, HIJ,
KLMNOPQ। ठीक है, तो पूरा रटना भी नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो दिए गए हैं बस। हाँ याद जितना आसान लग रहा है उतना आसान है नहीं, क्योंकि अभी याद करना पड़ेगा। ये तो खाली बस वो है कि क्या क्या है इसमें। आप लोग तेज हैं, आप लोग कर सकते हैं, बिल्कुल याद हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है। तो अच्छा, जितना इंपॉर्टेंट बताया वो तो पढ़ ही लेना, भले सब ना याद करना। जो इंपॉर्टेंट बताए हैं ना, कुछ कमेटी बताए हैं, और जो वो चीजें हैं वो याद कर लेना। ठीक है, बस वो काफी है उतना, बाकी पढ़ते रहना इसमें। हो गया क्लियर? हेलो। नगर पालिका का कार्यकाल कितना होता है? 3 साल, 4 साल, 5 साल? 5 साल होता है। अरे तेज तो हो तुम लोग, देखो तुरंत आंसर आ गया। अभी हम जो जो पूछेंगे वो सब बता दोगे, देखो अभी, है ना। ठीक है, चलो तो इसको रिवाइज कर लेना आप लोग अपना, है ना। मेन मेन पॉइंट, पूरा डिटेल में जाने की कोशिश मत करो, आपके लिए वो सब है भी नहीं। मेन मेन चीजों को पढ़ लीजिए, एटलीस्ट वो जरूर पढ़ लो जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जो हमने बताया संशोधन से रिलेटेड या ये सब, वही क्वेश्चन आते ही हैं ज्यादातर मेन। ठीक है, कमेटी पांचों जो बताए उनके नाम याद रख लेना। अशोक मेहता कमेटी, कमेटी जो बना है, बलवंत राय मेहता, किसने 3 स्तर की बात की है, किसने 2 स्तर की बात की है ना, किसने संवैधानिक दर्जा देने की बात की है। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, मेन मेन पॉइंट वही है। ठीक है, तो चलिए बाकी डीपीपी में जब क्वेश्चन देंगे तो समझ में आ ही जाएगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन तैयार करने हैं। तो आज के लिए कंप्लीट करते हैं। तो हमारा पार्ट 9 जो है, जो कि हमारा पंचायत और नगर पालिका से रिलेटेड था, वो कंप्लीट होता है, और 9B जो था आपका वो सहकारी समिति, वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आपका एक जो बचेगा पार्ट 11, चलो उसको हम कल आपको समझा देंगे, पार्ट 11 वाला जो है। ठीक है ना, देखो पार्ट 10 में कुछ नहीं है। पार्ट 10 में एक आर्टिकल, 2 आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा पार्ट 10 में, 244 और 244A। पार्ट 10 में क्या बताया गया, 2 ही आर्टिकल आपको मेन है, 44 और 44A। इसमें वही वाली बात हुई है, वो जो SC ST कानून बना है ना, कि अगर वो आपको मतलब वो आपके खिलाफ कुछ बोलते भी हैं तो उसमें जांच करने की जरूरत नहीं है, आपको जेल हो सकती है। ये वही पार्ट है, पार्ट 10 ही है, 244 और 244A, 2 आर्टिकल जो बनाए गए हैं उसमें। ठीक है, पार्ट 11 देखेंगे हम लोग कल, वही बचा हुआ है, केंद्र और राज्य। लगभग सारे हो गए ना पार्ट, एक पार्ट 11 ही शायद हमें लगता है बचा हुआ है। ठीक है ना, केंद्र और राज्य संबंध, मतलब पावर का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, क्या क्या पावर केंद्र के पास है, राज्य। आसान है, पीछे के चैप्टर अगर आपने पढ़े हैं वो पावर समझ में आ जाएगी तुरंत, कि कौन सी पावर किसके पास है। चलो, तो आज के लिए कंप्लीट करते हैं, कल मिलते हैं फिर हमारी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम आपको डीपीपी प्रोवाइड कर देंगे। और कोई फरमाइश? यस, क्योंकि अब 1-2 दिन में तो आपका खत्म होने वाला है, तो और कोई फरमाइश बताइए। हाँ राफिया, बहुत मुस्कुरा रहे हो, कुछ बताना चाह रहे हो, बताओ जरा जल्दी। हाँ, कोई फरमाइश है किसी की? नहीं है? ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सर आपको सिंगिंग आती है? अरे मुझको डांस भी आता है, मुझे शायरी भी आती है भाई, पता नहीं क्या तुम लोग को, शायरी आती है और डांस भी आता है। अब क्लास में थोड़ा डांस करेंगे, तुम्हारे स्टेज पे जाके डांस करने लगे। हम्म, ज्योग्राफी आपकी रह जाएगी। चलो ज्योग्राफी देखा जाएगा, अब अभी 1-2 दिन तो गैप रहेगा, अभी बीच में तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतने रखते, कल मिलते हैं, कल सुना देंगे शायरी। ठीक है, कल शायरी सुना देंगे, बढ़िया।
क्लास है या नहीं किसकी? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मैसेज नहीं आया क्या? अभी मैसेज चला जाएगा, अगर क्लास नहीं होगी ना तो मैसेज चला जाएगा।